नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आनंद तावनिया यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल पे। बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर की इस सीरीज में आज हम करेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी या अवनमन और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो कॉपी और पेन लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। शॉर्टकट में हम इसे वीपी बोलेंगे। अब देखिए, वाष्प दाब है क्या वो समझे आप, पहले इस प्रोसेस को समझे। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक ये क्लोज कंटेनर है, मेरे पास ये क्या है, एक क्लोज कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने लिक्विड फिलअप किया हुआ है, ये ठीक है। जब मैं इस लिक्विड को, कंटेनर को, लिक्विड को बॉईल करूंगा तो हमें पता है ये जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं, ये सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं विच हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड लेस अट्रैक्शन फोर्स देन अदर मॉलिक्यूल। भाई अब हाई काइनेटिक एनर्जी है तभी तो ये कहां पे आए हैं, सरफेस पे आए हैं। अट्रैक्शन फोर्स मींस मेरा ये हो गया कि मान लीजिए यहां पे कोई बल्क पे पार्टिकल है, इस जगह पे अगर यहां देखें तो इस पे अट्रैक्शन फोर्स हर डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन इसकी बात करूं तो इसमें तो यहीं पे काम कर रहा है, इधर ही काम कर रहा है। मतलब यहां पे इन पार्टिकल्स पे अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, राइट। अब मैं अगर इसको मैं बॉईल करूं, अगर मैं इसको बॉईल करूं तो हमें पता है इवेपोराइजेशन का प्रोसेस होगा और ये पार्टिकल्स जो है वो इधर आ जाएंगे, इनकी वेपर बन जाएगी। इस लिक्विड की क्या बनेगी अपने पास, अब वेपर बनेगी। अब होगा क्या, इनिशियली इवेपोराइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया है कौन सा, इवेपोराइजेशन। ये प्रोसेस बना अपने कौन सा, इवेपोराइजेशन का प्रोसेस हो चुका है। जब इवेपोराइजेशन का प्रोसेस होगा तो ये लिक्विड लेयर है, इनिशियली क्या होगा, कम होगा, डाउनफॉल में आएगा। लेकिन हमें पता है कि जब ये वेपर इस सरफेस के, क्योंकि ये कंटेनर क्लोज है, जब इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, इस वॉल पे स्ट्राइक करेगी तो फिर इसका कंडेंसेशन भी होगा। तो यहां पे ये पार्टिकल, इनका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। हिंदी में कहूं तो संघनन हो जाएगा। तो एक तरफ क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है। इनिशियली अगर हम देखें तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन इन कंपैरिजन ऑफ कंडेंसेशन। प्रारंभ में क्या होगा, जो वाष्पीकरण की दर होगी वो संघनन की दर से क्या होगी, ज्यादा होगी। और इस समय हमें ये लिक्विड लेयर, थोड़ा लिक्विड लेवल जो है थोड़ा डाउनफॉल में भी हमें क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जब आपके पास इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब वाष्पीकरण और संघनन की दर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, उस समय इस लिक्विड का लेवल फिक्स हो जाएगा और उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था की कंडीशन। 11th का बहुत ही शानदार चैप्टर है इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसे क्या होगा, पढ़ा होगा। किसी भी कंपटीशन को फाइट और क्रैक करने के लिए यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है केमिस्ट्री के अंदर। तो अपने ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम का पता कब चलेगा, जब ये लेवल जो हो जाए वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। क्लियर होगी बात। अब होगा क्या, इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखें, जो ये वेपर होगी वो इस वॉल पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। ये प्रेशर तो लगाएगी। इस प्रेशर के कारण जो है, जो वेपर प्रेशर है जनरेट होता है। अब होगा क्या, इसकी डेफिनेशन क्या बनी वेपर प्रेशर की, वो मैं यहां लिख रहा हूं। प्रेशर exerted
बाय वेपर ऑन लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम अगर नहीं होगा तो हम उस समय वेपर प्रेशर की बात नहीं करेंगे। तो हमें ये पता है, हिंदी में बोलूं तो ये हो गया कि साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर होगी बात? तो अब हम चलते हैं कि इस वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में। तो देखें, तो यहां मैं लिखूं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें अपने नंबर 1 लिखिए टेम्परेचर, तापमान। तो जनरल हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं लिक्विड को बॉईल करूंगा, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, मेरे को अमाउंट ऑफ वेपर क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। अमाउंट ऑफ वेपर ज्यादा मिलेगी तो फिर वेपर प्रेशर भी तो क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई मेरे को वेपर ज्यादा मिल रही है और वेपर ज्यादा मिल रही है तो वेपर प्रेशर भी तो क्या होगा? ज्यादा होगा। इट मींस मैं ये कह सकता हूं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन ये प्रोपोर्शनल है दोनों। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर देखें तो बच्चों मैं वो लिख रहा हूं, मैं यूं लिखूं अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। जो द्रव है उनके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल पे। अब आप ये देखें कि अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उसको डिसोसिएट करने के लिए मेरे को मैक्सिमम या ज्यादा टेम्परेचर की या अधिक एनर्जी मेरे को क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो मैं ज्यादा टेम्परेचर दे रहा हूं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। वो ब्रेक डाउन होगा तब जाके उसकी क्या बनेगी? लिक्विड जब ब्रेक डाउन होगा तब जाके उसकी क्या बनेगी? वेपर बनेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, मैं उतनी ही ज्यादा क्या दे रहा हूं? एनर्जी दे रहा हूं। जितनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है, जितनी ज्यादा मेरे को मैं अगर एनर्जी दूंगा तो उस एनर्जी के रेस्पेक्ट में मेरे को उतनी वेपर तो मिली नहीं। जैसे मैं बात करता हूं आपसे कि मेरे पास A और B दो लिक्विड है, या चलिए मैं इसको इस एग्जांपल से भी समझा देता हूं आपको कि मेरे पास एक तो H2O है, वाटर है, और मेरे पास एथेनॉल है, C2H5OH है, राइट। अब हमें ये पता है कि दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन दोनों के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन हमें यह भी पता है कि वाटर जो होता है उसके ये जो है एक मॉलिक्यूल चार तरफ से क्या कर सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्म कर सकती है, जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं हो पाता है। मतलब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो चुकी है? ज्यादा हो चुकी है। भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज्यादा होंगे तो इट मींस उसकी स्ट्रेंथ भी तो वहां पे क्या होगी? ज्यादा ही होनी है। अब स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब यहां अब स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा चाहिए, इट मींस वेपर प्रेशर, वहां वेपर जो है कम बनेगी, और वेपर अगर कम बन गई तो वेपर प्रेशर भी तो क्या होगा? कम ही होगा। तभी जाके आप देखें कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका अपने को वाटर का पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं यहां अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा बेटा? कम होगा। वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा? कम होगा। जैसे मैं अब यहां पे इसको यूं समझाऊं आपको कि मैं यूं लिखूं P0 C2H5OH, मतलब एथेनॉल का वेपर प्रेशर वो ज्यादा होगा किससे? P0 H2O से। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की, इसलिए जितनी ज्यादा इंट्रैक्शन फोर्स होगा
उतना कम वेपर प्रेशर होगा। थर्ड अपने चेक करें तो वो आएगा बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट तो अपने यहीं से कोरिलेट करके आ चुके हैं, अपने अभी देखा था। जितना, जैसे मैं ये कहूं ए और बी, ठीक है, ए का बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप ये देखें कि ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल हो जाएगा, और बॉयल होगा तो इट मींस क्या होगी, इसकी वेपर हमें क्या मिलेगी, जल्दी मिलेगी। और इस टेम्परेचर पे तो कंप्लीट ही हो रहा है, 45 पे तो ये कंप्लीट हो रहा है, मतलब वहां वेपर हमें ज्यादा मिल रही है, जल्दी मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो वेपर प्रेशर भी इस टेम्परेचर पे 45 पे किसका वेपर प्रेशर, इसी का ही होगा। ये तो 75 से पहले तो बात ही नहीं करेगा। इट मीन्स ये हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतनी क्या होगी, कम होगी। अब ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, जब मैंने कहा था इसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और अभी हमने ये प्रूव किया है कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल जो होता है वो ज्यादा होता है। इसका आपके पास बॉइलिंग पॉइंट 78 था, कम है तो वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये रिलेशन बना अपने पास कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्स होता है किसके, वेपर प्रेशर के। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स होता है किसके, अपने पास वेपर प्रेशर के। नेक्स्ट फैक्टर देखें, वो बच्चों नेक्स्ट फैक्टर मैं लेके आ रहा हूं यहां पे, फोर्थ जो है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, द्रव की शुद्धता पर। तो हमें यह पता है कि लिक्विड जितना ज्यादा प्योर होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा हमेशा ज्यादा होगा उसके इम्प्योर फॉर्म से। ये हमेशा आप बात मानते हुए चले, जितना प्योर लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, अब उसके इम्प्योर फॉर्म से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि हो सकता है कि जब आप उसे इम्प्योर कर रहे हो तो उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी आ गई है, और अगर नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी आ गई तो उसकी तो वेपर बनेगी ही नहीं। अवाष्पशील अशुद्धियां अगर आपने इसमें मिला दी है तो हमें पता है कि वाष्प जो है केवल वाष्पशील पदार्थों की बनती है, अवाष्पशील की नहीं बनती है। तो हमेशा ये याद रखें, प्योर फॉर्म यहां लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑलवेज ग्रेटर इम्प्योर फॉर्म, ऑलवेज ग्रेटर इम्प्योर फॉर्म। हमेशा याद रखें, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इम्प्योर फॉर्म से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखें, एक ये भी कई बार क्या होता है कि कंटेनर की शेप और साइज दे देते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ये वाला क्लोज कंटेनर था और यहां जो है, यहां जो आपके पास लिक्विड था वो वेपर प्रेशर जो है जनरेट हो रहा है। यही अगर मैं इसको इस वाले कंटेनर में ले लूं, क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो होगा क्या, हम ये सोच रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि यहां भी वेपर प्रेशर तो दोनों में ही होगा, हमें पता है। अब ये होता है कि सर यहां साइज बड़ा है, इट मींस वेपर भी हमें ज्यादा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और अगर सर आप भी तो कहते हो वेपर ज्यादा मिलेगी तो वेपर प्रेशर भी तो क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं बच्चों, इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो वेपर प्रेशर काउंट करते हैं वो यूनिट वॉल्यूम पे काउंट करते हैं। वेपर प्रेशर को हम एकांक आयतन पे काउंट करते हैं। इस कारण वेपर प्रेशर जो है वो कंटेनर की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान देना, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर। वाष्प दाब जो पात्र है उसके आकार या आकृति पे निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन या कमी। तो चलिए बच्चों देखते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी या अवनमन को। इसको मैं यूं समझा रहा हूं, आप देखें कि अपने पास क्या हो रहा है कि ये क्लोज कंटेनर तो है,
यहां अपने पास ये लिक्विड है, ठीक है, यहां ये पार्टिकल है, इसके सरफेस पार्टिकल जिसे हमने बोला था, ये जो है वो वोलेटाइल लिक्विड है, वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील क्या है, द्रव है। क्लियर हो गई बात। अब होता क्या है कि वाष्पशील का मतलब, वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर बनती है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर नहीं बनती है, अवाष्पशील का मतलब जिसकी वाष्प नहीं बनती है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इस वोलेटाइल में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोल दूं। अगर मैं इसको सॉल्यूट बोलूंगा तो इस लिक्विड की जगह पे मैं यूं लिख सकता हूं सॉल्वेंट, विलायक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लिक्विड भी लिख सकते हैं, मैं सॉल्यूट के बेस पे आपको समझा रहा हूं, तो यहां पे मैंने विलायक लिख दिया है, अवाष्पशील विलेय, ऐसा काम किया। अब इसमें हमने क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है ऐड कर दिया है। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो आप देखिए, इसके बाद की पिक्चर मैं आपको बता रहा हूं। ये अपने पास लिक्विड था ही। अब इसमें हुआ क्या कि ये पार्टिकल तो अपने थे ही, ये वाले पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सॉल्यूट के ओर आ गए ऐसे। ये बड़े जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं उसको सॉल्यूट बोल रहा हूं, जो हमने मिलाया है अभी नॉन वोलेटाइल, राइट। ये वाले जो पार्टिकल है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट के हैं, वाष्पशील विलायक के हैं। और ये जो बड़े पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं वो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, अवाष्पशील विलेय के। दोनों में अगर अपने चेक करें तो इस जगह पे, इस एरिया में अपने पास वोलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, जबकि मैं इधर यहां पे यूं कहूं, यहां मैं ये लिखूं लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर volatile solvent for evaporization। लेसर सरफेस एरिया हो जाएगा, है तो सही इसके अंदर। अब आपके पास वाष्पशील विलायक तो है, लेकिन उसको ये सरफेस एरिया क्या मिल गया, कम, क्योंकि बीच में कौन आ गए, बीच में अपने नॉन वोलेटाइल आ गए। नॉन वोलेटाइल की तो वेपर बनेगी नहीं, अब इनकी तो वेपर बनती नहीं है, इसके प्लेस पे ये पार्टिकल थे वो तो नीचे आ गए। अब अपने पास वोलेटाइल पार्टिकल ही कम मिले हैं, तो वहां वेपर भी तो क्या मिलेगी, कम मिलेगी, और वेपर कम हो गई तो वेपर प्रेशर भी तो क्या होगा, कम होगा। तो अब आप ये समझे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या। हम खुद अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, when non-volatile solute is added in volatile solvent, then vapor pressure of solution, जो ये solution मिला है अपने को, then vapor pressure of solution decreases. This decrease in vapor pressure is known as lowering in vapor pressure. जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन या कमी। अब आप ये देखें, जैसे ये प्योर सॉल्वेंट था, मैं इसके वेपर प्रेशर को पी नॉट से इंडिकेट करता हूं। सर इसका वेपर प्रेशर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। जो सॉल्यूशन मिला है उसका वेपर प्रेशर कितना है अपने पास, PS है, S4 सॉल्यूशन हो गया। तो जो लवरिंग इन वेपर प्रेशर जो आएगा, जो डेल्टा P आएगा वो कितना हो जाएगा, ज्यादा किसका है बेटा, P नॉट है, कम कौन सा है, PS है। तो P नॉट से PS को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, P नॉट में से PS को मैं अगर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास लवरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगी।
मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम देखते हैं आगे अपने पढ़ रहे हैं रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये रहा अपने पास, इसको शॉर्टकट में हम RLVP से क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। अब आप ये देखें कि मैं आपसे ये कहूं कि इस जगह पे अपने पास लवरिंग इन वेपर प्रेशर था, अपने पास लवरिंग इन वेपर प्रेशर था, जो डेल्टा P जो था वो P0 माइनस PS होता है, ये हमें पता है। अब आप ये देखें कि जो लवरिंग हुई थी वेपर प्रेशर में, जो वाष्प दाब में कमी हुई थी, वो किसके रेस्पेक्ट में हुई थी, वो किसके रेस्पेक्ट में हुई थी? तो हमें पता है वो किसके रेस्पेक्ट में हुई थी, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में हुई थी। विलायक के रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। तो अब लवरिंग इन वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का अगर मैं रेशियो करूं, अगर मैं रेशियो लूं, तो वही क्या कहलाता है, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब अगर मैं यूं लिख दूं कि डेल्टा P तो अपने पास था ही, तो मैं यूं लिखूं डेल्टा P अपॉन P0, ये आ जाएगा आपके पास, P0 माइनस PS अपॉन P0 रहेगा। डेल्टा P को हम क्या कहते हैं, P0 माइनस PS, मैं इसको क्या करूं, रेशियो ले रहा हूं। तो इसका मतलब RLVP है क्या, RLVP है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो RLVP हुआ क्या, इट इज द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent। अब lowering in vapor pressure डेल्टा P होता है, vapor pressure of pure solvent P0 होता है, इनका रेशियो क्या कहलाएगा, RLVP कहलाएगा, राइट। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। कल हम करेंगे रॉल्ट लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब तक के लिए नमस्कार।